हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड का तीसरा सेट। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग दो सेट कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो भी अपलोड हो चुका है। नहीं देखें तो वीडियो को देख लें। आज हम लोग तीसरा सेट स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड का प्रैक्टिस सेट सीजीएल के लिए। अब हम लोग पहला क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य या पार्क चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। तो आपका एकमात्र जो है पार्क या नेशनल पार्क कह सकते हैं वो आपका कौन सा है, बेतला नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना होती है। बेतला नेशनल पार्क है कहाँ? तो बेतला नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो ये झारखंड में है। और झारखंड में किस जिला में है? तो आपके लातेहार जिला में है, लातेहार जिला में। और झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। और इसी में पहली बार 1932 ईस्वी में ये टाइगर की गणना भी किया गया था। और आगे आते हैं, बेतला नेशनल पार्क और लातेहार जिला में है। तो एक बेतला नेशनल पार्क में जो चेरो वंश का ऐतिहासिक स्मारक बोला जाए तो पलामू किला, पलामू का किला हम लोग जानते हैं जो है वो कितने किले हैं इसके? तो दो किले, एक पुराना किला, एक नया किला। एक नया किला जो कहाँ, ये बेतला नेशनल पार्क है वहीं है। औरंगा नदी से कितनी किलोमीटर? 5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। और पुराना किला का अगर बात किया जाए तो किसने बनाया था? तो प्रताप राय ने बनाया था। चेरो वंशी शासक था जो किसके समकालीन था? तो ये शाहजहां के समकालीन था। और नया किला का बात किया जाए तो मेदिनी राय बनाए थे, मेदिनी राय, जिसे न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती हैं। और ये थे औरंगजेब के समकालीन। और इसके टाइम पीरियड में चेरो वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। चेरो वंश का स्वर्ण युग किसके काल में? मेदिनी राय को। और इसके टाइम पीरियड में एक कहावत फेमस रहता था कि धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया, घर घर बाजे मथनिया। किस उद्देश्य से कहा गया था? तो उन्होंने पशुपालक के लिए बहुत बड़े काम किए थे, वहाँ गौ वगैरह की संख्या को बढ़ाए थे। तो इसीलिए उद्देश्य से कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेतला नेशनल पार्क जो है उसी में क्या है? चेरो वंश के समय के ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कोडरमा झुमरी तिलैया, कोडरमा झुमरी तिलैया तथा माथर पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जैसे कोडरमा का नाम आता है हमारे दिमाग में माइका आता है, चूंकि माइका कैपिटल से भी कोडरमा को कहा जाता है। तो माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। माइका युक्त मिट्टी कहाँ? कोडरमा में पाया जाता है। और जो कोडरमा के इस क्षेत्र है, माथर अगरा झुमरी तिलैया, अभ्रक के कारण यहाँ की मिट्टी क्या होती है? चमकीली होती, चमकती है। लाइट अगर जब पड़ता है तो चमकती हुई मिट्टी भी पूछा जाए तो कहाँ पाया जाता है? आपका कोडरमा में पाया जाता है। रेतीली मिट्टी की बात कीजिएगा तो इसे बालुई मिट्टी भी कहा जाता है। और ये आपका दामोदर नदी के किनारे जो है उस क्षेत्र में आपको रेतीली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की बात कीजिएगा तो राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। राजमहल क्षेत्र में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है जिसे रेगुल मिट्टी कहा जाता है, जिसमें कपास की खेती की जाती है। लेकिन झारखंड में इसमें चना की खेती की जाती है। ये सारे पॉइंट हो गया काली। उसके बाद हम लोग चिकनी मिट्टी की बात करें, चिकनी मिट्टी तो ये मुख्य रूप से झारखंड में है। रेतीली मिट्टी दामोदर क्षेत्र में। काली मिट्टी बोला जाए तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल के क्षेत्र में। और माइका युक्त मिट्टी बोला जाए तो कहाँ पाई जाती है? कोडरमा में आपका माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। और मिलता है कि चांडिल जल विद्युत परियोजना, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पे स्थापित किया गया है? तो चांडिल है कहाँ, पहले ये देखते हैं। तो सरायकेला एंड खरसावां में चांडिल स्थित है। और किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है चांडिल जल विद्युत परियोजना जो है वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो 592 किलोमीटर है। झारखंड में लंबाई बोला जाए तो 290 किलोमीटर है। और इसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है, इसे देव नदी भी कहा जाता है। देव नदी के साथ अगर अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो 12,800 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। और इसका अगर बात किया जाए तो दामोदर देव नदी हो गया और बंगाल का शौक भी कहा जाता है। लेकिन जब इसमें डीवीसी द्वारा क्या डीवीसी प्रोजेक्ट भी चलता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी चलता है। ये सारे डीवीसी का फैक्ट हो गया। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, साहेबगंज से गुजरती है। लगभग कितना किलोमीटर? तो
आपका ये 80 किलोमीटर या 85 किलोमीटर समथिंग है। बराकर नदी बोला जाए तो पद्मा हजारीबाग से निकलती है, पद्मा हजारीबाग से बराकर नदी, और बराकर नदी पे ही क्या है, तिलैया डैम स्थापित है। 1953 में स्थापना हुआ था झुमरी ये तिलैया का जो है पावर प्लांट उसका। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजमहल ट्रैप, अभी राजमहल के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था जुरासिक पीरियड में हुआ था। और जुरासिक पीरियड में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसका निर्माण हुआ था, ज्वालामुखी उजागर के फलस्वरूप हुआ था। झारखंड के छोटा नागपुर के बोला जाए तो अगर झारखंड ये है, झारखंड का मैप, तो ये यहाँ नॉर्थ ईस्ट भाग में पाया जाता है। आपका कौन, ये नॉर्थ ईस्ट में राजमहल स्थित है और जुरासिक युग में बना था। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, कारण ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह के कारण बना हुआ था। और आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। जुरासिक हो गया, उसके बाद झारखंड के उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, तो उत्तरी कोयल नदी की बात अगर किया जाए तो रांची, ये रांची पठार के मध्य भाग से स्टार्ट होती है, रांची पठार के मध्य भाग से, जहाँ पिस्का कहा जाता है, पिस्का, पिस्का जो रांची में स्थित है वहीं से ये नदी निकलती है आपकी कौन सी, तो उत्तर कोयल नदी निकलती है। और इसी नदी के किनारे इसकी सहायक नदी अगर देखा जाए तो ये निकलती उत्तर कोयल नदी रांची के पिस्का से, पिस्का से निकलती है। इसमें दो नदी आती है, औरंगा अमानत, ठीक है, औरंगा अमानत। औरंगा की बात किया जाए तो औरंगा कहाँ से, रांची से ही निकलती है और इसमें जाके मिलती। अमानत बोला जाए तो ये चतरा से निकलती है, अमानत, अमानत, अमानत कहाँ से, चतरा से निकलती है। और किस नदी में मिलती है जाके, आपकी उत्तरी कोयल नदी में। और उत्तरी कोयल फाइनली ये सोन नदी में जाके गिरती है। और सोन नदी कहाँ जाके मिलती है, पटना में मिलती है, पटना बिहार में मिलती सोन नदी गंगा नदी में। और ये गंगा नदी बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करके इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और उधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और यही बांग्लादेश में मेघना नदी पर ही क्या बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। तो हम लोग देखें, एक नदी उत्तरी कोयल नदी निकली, इसकी दो सहायक नदी औरंगा अमानत, औरंगा रांची से निकली, अमानत कहाँ से, चतरा से निकली, और जाके मिली कि इसमें सोन नदी में। सोन नदी कहाँ से निकलती, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदियाँ निकलती, उत्तर की ओर सोन नदी निकल गया, और ये पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकल गया, और यहाँ दक्षिण की ओर कौन सी नदी निकल गई, महानदी निकल गया। और महानदी की सहायक नदी बोला जाए तो कौन सी नदी है, तेल नदी, ये पूछा गया था, ये पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ से सोन नदी निकलती है, सोन नदी सिर्फ गढ़वा को टच करती है और आगे बढ़ती है, और फाइनली जाके मिलती बिहार में गंगा नदी में, और ये आगे जाके बढ़ती है। नदी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे झारखंड के किस जिले में, इसका आंसर हो जाएगा क्या, रांची पठार के मध्य भाग से उत्तर कोयल नदी निकलती है, और इसी को क्या नाम से जाना जाता है, ऑरेंज नदी के नाम से जाना जाता है उत्तर कोयल नदी को। अब आते हैं झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थापित है, तो आप हम लोग जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज की बात अगर आ जाती है तो वो रांची के हटिया में स्थित है, हटिया में स्थित है। एचईसी का एक प्लांट है, एचईसी का प्लांट स्थापना बोला जाए एचईसी का कब हुआ था, तो 1958 ईस्वी में हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था, तो चेकोस्लोवाकिया और रसिया के सहयोग से। चेकोस्लोवाकिया से दो यहाँ प्लांट लगाए गए हैं, और रसिया के सहयोग से एक बिल्डिंग प्लांट करके है, हैवी मशीन टूल्स बिल्डिंग प्लांट। तो बिल्डिंग जिसमें आएगा वो रसिया हो जाएगा, बाकी दो जो है वो किसके सहयोग से, पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मासनजोर बांध, मासनजोर बांध कनाडा, जिसे कनाडा बांध कहा जाता है, चूंकि कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। तो ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया, तो ये 1955 ईस्वी में बनाया गया था, 1955 ईस्वी। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये आ जाएगा, तो आपका ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ जाएगा कनाडा बांध। बोला जाए किस नदी पे है, तो आपका ये मयूराक्षी नदी पे, किस नदी पे,
मयूराक्षी नदी पे। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? ये तिरकुट पहाड़ी, ये तिरकुट पहाड़ी कहाँ है? देवघर से निकलती है। तिरकुट पहाड़ी देवघर से। ये एसआई का क्वेश्चन पूछा था दरोगा में कि तिरकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? मैसनजोर बांध बना हुआ है। किस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है? तो दुमका डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। इस मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पे नौकायान की सुविधा अवेलेबल है। बाकी सब नदियाँ में नौकायान की सुविधा नहीं है। और बोला जाए मयूराक्षी नदी पे एक मेला लगता है जिसे हिजला मेला कहा जाता है। हिजला मेला को स्टार्ट किसने किया था? तो यहाँ का जो उपायुक्त था कार्टियस ने स्टार्ट किया था हिजला मेला। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आंसर। इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था, चूँकि कनाडा के सहयोग से स्थापित था, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। और वहाँ के जो विदेश मंत्री थे लेस्टर पियर्सन। कौन? लेस्टर पियर्सन्स, ठीक है। पियर्सन्स द्वारा इनका उद्घाटन भी किया गया था आके यहाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 का विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब से हुई? 1857 का विद्रोह का शुरुआत बोला जाए तो कब से हुआ? तो 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी नामक स्थान जो कहाँ है? अजय नदी के तट पे रोहिणी नामक एक गांव है जो देवघर में स्थित है। वहाँ से आपका क्या 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है। कौन सा इन्फेंट्री? 32वीं इन्फेंट्री था, उसी से स्टार्ट होता है, जिसका मुख्यालय यहीं था, ठीक है, देवघर में था। और ये इसका कमान जो संभाले हुए थे वो मैकडोनाल्ड थे उस टाइम। यहाँ कौन संभाले थे? मैकडोनाल्ड संभाले हुए थे। और इनमें जो है सैनिकों द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है? तो लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली की हत्या कर दी जाती है। लेस्ली को याद रखें कि लेस्ली को लेसार दिया मतलब एक गिरा दिया और इसकी हत्या कर दी जाती है। और उस दिन से 1857 का विद्रोह हम लोग का देवघर से स्टार्ट हो जाता है, देवघर के रोहिणी नामक स्थान से। आंसर हो गया। आगे है निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? तो झारखंड में जो आंदोलन चल रहा था वो तो यहाँ तो लखनऊ तो होगा नहीं, झांसी होगा नहीं, बम्बई नहीं होगा, बंगाल के जो क्रांति आंदोलन थे, क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा था। और इसका मुख्य केंद्र, क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र जो खोला गया था वो देवघर में खोला गया था। और देवघर में ही गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन सेल चित्र मिले हैं? झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन सेल चित्र मिले हैं? तो अगर बात किया जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल का तो आपका एक फेमस है यहाँ भवनाथपुर गढ़वा में, ठीक है। कहाँ है? भवनाथपुर गढ़वा में, ठीक है, भवनाथपुर गढ़वा में। यहाँ के अगर एमएलए की बात किया जाए तो एमएलए भानु प्रताप शाही जो बीजेपी से हैं, भानु प्रसाद शाही जी कहाँ से? भवनाथपुर गढ़वा से हैं। तो ये यहाँ से क्या मिला है? प्राग ऐतिहासिक कालीन सेल चित्र की गुफाएं मिली है और यहाँ शिकार करते हुए चित्र भी मिले हैं भवनाथपुर गढ़वा से। पारसनाथ के बारे में हम लोग जानते हैं, पारसनाथ गिरिडीह में स्थित है। हाइट कितना है? 1365 मीटर। फीट में बोला जाए तो 4478 फीट इसका है। किस से बना हुआ है? तो पैरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है। पैरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है। जैन का मक्का भी कहा जाता है पारसनाथ को। पारसनाथ को किसके नाम पे? 23वें तीर्थंकर जो थे पारसनाथ के नाम पे रखा गया था। पारसनाथों का साइन क्या था? तो सर्प था। और बस इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग आते हैं सफा होड़ आंदोलन। जो सफा होड़ आंदोलन झारखंड के आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो सफा होड़ आंदोलन की बात किया जाए तो आपका संथाल जनजाति से संबंधित है। सफा होड़ आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित है। ये 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में लाल हेमरेन किसके द्वारा? लाल हेमरेन उर्फ लाल बाबा भी कहा जाता था इसे, लाल बाबा के नाम बाबा के नेतृत्व में हुआ था। यह संथाल समाज से संबंधित है। और ये कैसा आंदोलन था? तो धार्मिक जो सुधार था, सामाजिक सुधार आंदोलन था। कौन सा? सफा होड़ आंदोलन, जो किस जनजाति द्वारा चलाया गया था आपका? ये हो जाएगा आंसर संथाल जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1954 ईस्वी में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का स्थापना कौन किए? तो आपका सुखदेव महातो द्वारा किया गया, ठीक है। सुखदेव महातो द्वारा कौन सा सभा का स्थापना किया गया? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना सुखदेव महातो द्वारा किया गया। और बात अगर किया जाए
तो इसका बाद में जो कमान संभाले हुए थे वो कौन अध्यक्षता किए थे, तो इसका जो चतरा के ही थे, नाम था राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण सिंह, ठीक है, उसके द्वारा ये कमान फिर संभाला गया था राम नारायण सिंह के द्वारा। तो ये सुखदेव महतो हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला पहला युद्ध, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब, 1857 को 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथाल ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दिया, कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा संदर्भित किया जाता है, तो वो हजारीबाग है आपका, ठीक है, हजारीबाग। यहीं से जब 30 जुलाई किया कहा, जैसे तैसे दिमाग में आ गया कि वो हजारीबाग होगा, लेकिन आगे जाके लंबा क्वेश्चंस देखने से डरना नहीं चाहिए, वो लंबा क्वेश्चंस कुछ और हिंट करता है, ये आगे पढ़ के पता चला। और क्या बोला, 30 जुलाई, तो जैसे बोला वैसे समझ गए कि हजारीबाग का बात है। आगे जाके क्लियर किया कि जब संथाल विद्रोह हो रहा था, संथाल में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया जाता, तो जेल को क्या किया गया था, तोड़ दिया गया था, और कैदियों को रिहा कर दिया गया था। कहाँ से, हजारीबाग में। किसके नेतृत्व में तोड़ा गया था, तो सुरेंद्र शाही जो हजारीबाग में नेतृत्व कर रहे थे, उसके नेतृत्व में जेल तोड़ दिया गया, संथाल विद्रोहियों को यहाँ से भगा दिया गया। और तो आगे जाके ये क्वेश्चन हमें और हिंट दे दिया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हजारीबाग से। उसके बाद आते हैं झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर समर्थक उनका आह्वान किया करते थे, तो ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, बिशुनपुर गुमला से हुआ था, बिशुनपुर गुमला से स्टार्ट हुआ था ताना भगत आंदोलन। नेतृत्वकर्ता कौन थे, जतरा भगत जी थे, जतरा भगत इस आंदोलन का अगुवाई करते थे। आगे जाके ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने लगता है, इसीलिए महात्मा गांधी ने ताना भक्तों को अपना प्रिय शिष्य माना था, प्रिय शिष्य। और जब महात्मा गांधी जब आए थे 1925 ईस्वी में, तो ताना भक्तों ने उन्हें 400 रुपये की थैली भी भेंट किए थे। ताना भगत है, सो जहाँ भी कांग्रेस अधिवेशन होता था, वहाँ पैदल, अगर गाड़ी वगैरह ट्रेन वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती थी जाने का, तो उन लोग गाड़ी से पैदल ही पैरों में कपड़े पहनकर वो चले जाते थे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेज ने जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई है, ये आंसर हो जाएगा डुम्बारी पहाड़ी बुरु, जो कहाँ है आपका, खुट्टी में है। ये क्वेश्चंस कहाँ खुट्टी में है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा था ये जेपीएससी में कि डुम्बारी पहाड़ी का संबंध बिरसा मुंडा से है, ये कहाँ है, खुट्टी में है, ठीक है, खुट्टी में बात किया जाए तो खुट्टी में स्थित है। और 9 डेट लिख लीजिएगा, 9 जनवरी 1899 ईस्वी को, 9 जनवरी 1899 ईस्वी को यहाँ क्या किया गया था, जालियांवाला बाग के तर्ज पे गोलियां बरसाई गई थी, इसीलिए आज ये क्या डुम्बारी बुरु फेमस है, जो कहाँ है आपका, ये खूंटी में है। जब बिरसा मुंडा आंदोलन का जो नीति उति था वो यहीं तय किया जाता था, इसी पे जालियांवाला बाग के तर्ज पे गोलियां दर्शाई गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डुम्बारी पहाड़ी, जो कहाँ है, खूंटी में है। अब आते हैं झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक रहती है। रांची की बात किया जाए तो कौन सी जनजाति, तो मुंडा जनजाति आपकी रांची में ज़्यादा रहता है। हम लोग जानते हैं मुंडा मीन्स क्या होता है, गांव का विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है, राजनीतिक में विशिष्ट व्यक्ति। तो राजनीतिक गिरी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रांची में। तो मुंडा जनजाति भी रांची में। मुंडा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति है जो केवल झारखंड में पाई जाती है, तो मुंडा जनजाति पाई जाती है। मुंडा जनजाति झारखंड की कौमी नंबर की जनजाति है, तो 3rd नंबर की जनजाति कौन सी है, मुंडा जनजाति। पहला कौन सी है, संथाल, दूसरा कौन सी है, उरांव, तीसरा कौन सी जनजाति है, तो मुंडा जनजाति तीसरा जनजाति है झारखंड की। अब मुंडा जनजाति में बात किया जाए तो मुंडा अपने इसकी भाषा जो है, अपने आप को होड़को कहते हैं, होड़को, ठीक है, होड़को, और भाषा को होड़ो जगर ऐसे कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति, तो मुंडा जनजाति हो गया आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि असुर साइट मतलब जगह, असुर साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल निम्न में से कहाँ स्थित नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो इच्चागढ़ आपका आंसर हो जाएगा, इच्चागढ़ में। चूंकि खुट्टी में असुर रहा करते थे, सरायकेला में रहा, कुंजाल वगैरह में ये सब रहा करती थी। इच्चागढ़ एक खास जगह है जो सराय के खरसावां क्षेत्र में है,
तो वहाँ क्या है, आपकी ये असुर जनजाति के साइट नहीं मिले हैं। असुर जनजाति जानते हैं कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है, असुर जनजाति, ठीक है। असुर जनजाति अपने पूजा वगैरह के लिए कौन सा यूज करते हैं, कुटसी एक त्यौहार बनाते हैं जो किससे, इसी से संबंधित है, कुटसी, कुटसी त्यौहार। ये असुर जनजाति द्वारा असुरों का आगमन बोला जाए तो सबसे पहले हुआ था, कब हुआ था, 6000 से 4000 ईसा पूर्व में असुरों का, असुर को क्या माना जाता है, प्रतिस्थापक माना जाता है झारखंड का, क्या नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिस्थापक भी असुर को ही माना जाता है। और इस तरह से असुर ये हो गया, असुर का साइट ईचागढ़ में नहीं पाया जाता। आगे क्वेश्चन है, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविडियन भाषा से संबंधित नहीं है, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं आराम से पढ़िएगा, नहीं तो आपका एग्जाम में ये नहीं नहीं दिखता है कभी कभी, ठीक है, तो यार गलत हो जाता है। तो कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, तो आपका बात किया जाए तो द्रविड़ से कौन, संथाल तो आपका प्रोटो स्टाइल से हो गया, तो नहीं है, ठीक है। तो संथाल क्या हो जाएगा, नहीं। ये उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलती है, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये मालतो भाषा बोलती है, और ये सारे बिलोंग करते हैं किससे, द्रविडियन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उरांव जनजाति जानते हैं झारखंड की कौमी नंबर की सेकेंड नंबर की जनजाति उरांव जनजाति है। इसी के उरांव जनजाति के युवा गिरा को क्या कहा जाता है, तो धूमकुरिया, ये जेपीसी का क्वेश्चन था, धूमकुरिया, ठीक है। जो आपका अपना चैनल का भी नाम क्या है, धूमकुरिया। तो उरांव जनजाति जो है, उरांव जनजाति उरांव जनजाति का धुमकुरिया हो गया। धुमकुरिया में दो तरह से है, एक पे लड़प्पा, एक पे लड़प्पा जो क्या है, लड़कों वाला युवा गिरा है, एक नहीं, एक लड़कियों का पे लड़प्पा और लड़कों वाला को जोक एडप्पा के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 साल में ये यहाँ शिक्षक और शिक्षक का विदाई भी दिया जाता है, जिस उद्देश्य से क्या रखा जाता है, मुखिया हांडी का भी आयोजन किया जाता है, मुखिया हांडी का आयोजन किया जाता है। उरांव जनजाति का पूछा जाए देवता कौन है, तो धर्मेश हैं, सबसे बड़े देवता हैं धर्मेश है, धर्मी। इसमें उरांव जनजाति में एक पसरी व्यवस्था पाई जाती है, जो क्या है पसरी व्यवस्था, आप हल बैल के बदले वो क्या कर देंगे आपके घर, जैसे आपके घर हल बैल है, उसके घर कुछ नहीं है, तो आप एक दिन उसके घर जाके हल बैल चला दीजिए, हर जोत दीजिए, तो वो आप बदले में काम कर देगी। तो ये पसरी व्यवस्था चलता है उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में गोदना गोदवाने की प्रथा भी प्रचलित है। और आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें झाड़ फूक करने वाले को माटी कहा जाता है उरांव जनजाति में। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह बहुत सारा फैक्ट आएगा, आगे देखते हैं। खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है, तो खड़िया जनजाति की बात किया जाए तो खड़िया जनजाति में एक होता है करे विवाह, करे विवाह, करे विवाह करे विवाह को ही औलोलदाई या असल विवाह के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में जो औलोलदाई असल विवाह को करे, जो करे विवाह होता है उसी को किस नाम से जाना जाता है, औलोलदाई और असल विवाह के नाम से जाना जाता है। एक शाह पलायन विवाह होता है जिसे उधरा उधारी विवाह कहा जाता है, एक उधरा उधारी विवाह कहा जाता है। एक इसी तरह होता है तालीन, तालीन मतलब अपहरण विवाह को तालीन या तापा कहा जाता है, ठीक है। तो तालीन तापा कैसा हो गया, अपहरण विवाह, अपहरण विवाह को तापा तालीन कहा जाता है। प्रेम विवाह जान गए। सापलायन विवाह को उधरा उधरी कहा जाता है। करे विवाह को किस नाम से जाना जाता है, ओलुलदाई के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसान, किसान जनजाति को पांडवों के वंशज ने क्या बताया था, किसान जनजाति के पांडवों का वंशज किसने बताया था, तो बात कीजिएगा तो डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था कि ये जो किसान जनजाति है वो क्या है, पांडवों का वंशज। ये खुद को क्या कहती है, नगेसिया कहती है, ठीक है। तो किसान जनजाति के बात आए तो कौन खुद को क्या कहती है, नगेसिया नगेसिया कहती है। और डाल्टन ने इसे पांडवों का वंशज बताया था। किसान, तो किसान हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कृषि किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, पलामू में, हर चीज़ में आगे है। तो किसान जनजाति कहाँ रहती है ज़्यादा, पलामू में निवास करती है, ठीक है। तो पलामू में निवास करती है। और इसमें है वो दो 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 तरह से विभक्त है, एक सिंदूरिया होता है, एक सिंदूरिया विवाह, और एक तेलिया, ठीक है, एक तेलिया, ठीक है। तेलिया सिंदूरिया में विभक्त है। इनका धार्मिक जो प्रधान होता है किसान का वो क्या कहलाता है, बेगा कहलाता है, ठीक है, बेगा कहलाता है। और ये स्वयं को जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, नाग वंश का वंशज मानते हैं। लेकिन डाल्टन ने इसे क्या कह दिया कि आप जो है वो पांडवों के वंशज हैं किसान जनजाति को। तो किसान जनजाति रहती कहाँ है, पलामू में रहती है। डाल्टन ने इसे पांडवों का वंशज कहा। ये खुद को क्या कहती है, नगेसिया कहती है। और आगे बढ़ते हैं, इसी तरह निम्न में से कौन सा पेशेवर नृत्य है, पेशेवर नृत्य की बात किया जाए तो नचनी नृत्य एक कैसा नृत्य है, पेशेवर नृत्य है, मीन्स पैसे के लिए किया जाता है।
कौन सा नृत्य? नचनी नृत्य। और इस नृत्य में क्या होता है? नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष जो होता है वो रसिक के रूप में होते हैं। और यह नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नचनी नृत्य हो गया, कर्म नृत्य। और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। केंद्री, सारंग, भुवांग, एकतारा, गुप्पी और टुइला किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? केंद्री, सारंगी, भुवांग, एकतारा और टुइला किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये कैसे वाद्य यंत्र हैं? तो ये फूंक के बजाने वाले हैं, फूंक के बजाने वाले। इसलिए किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे ये? तंतु नहीं, ये नहीं, केंद्री है, सारंगी है, भुवांग है, एकतारा है, तो इसे हाथों से छेड़कर बजाया जाता है। टुइला अगर हाथों से छेड़कर कंपन करके बजाया जाता है तो ये कैसा वाद्य यंत्र हो जाएगा? तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा। कैसा? तंतु वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र को बोला जाए तो एक सुशिर वाद्य यंत्र के रूप में बांटा गया है। और तंतु वाद्य यंत्र जो तारों से छेड़कर, सुशिर मतलब जो मुंहों से फूंक के बजाया जाता है। अवनद जो लकड़ी वगैरह का बना रहता है और उसे ठोक ठाक के बजाया जाता है। अवनद ढोल वगैरह हो गया। एक घन होता है जो जिसमें घन लगा रहता है और उससे बजाया जाता है। जैसे घन में हो जाएगा आपका झाल हो जाएगा, झांझ हो जाएगा, करताल हो जाएगा, घंटा, करताल बजाते हैं। और क्या बजाते हैं? घंटा बजाते हैं, थाला बजाते हैं। ये सारे आपके घन वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। अवनद में कौन से आएंगे? तो ढोल हो गया, मांदर हो गया, ठीक है। और मांदर, ढोल, मांदर, नगाड़ा वगैरह ये सब किस में आएंगे? अवनद में आ जाएंगे। धमसा आ गया, ये सारे। उसके बाद सुशिर वाद्य यंत्र में जो फूंक के बजाया जाता है जिसमें आपका क्या आ जाएगा? बांसुरी आ जाएगा, बांसुरी आ जाएगा। बांसुरी के साथ आपका सुशिर में आ जाएगा शहनाई आ जाएगा, सिंगा आ जाएगा। और एक मदन भेरी फेमस है, मदन भेरी हो जाएगा, शंख हो जाएगा। और सिंगा शिंग टाइप में होता है, उसे भी बजाया जाता है, तो ये सिंगा भी हो जाएगा इसमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो केंद्रा, सारंगी, भुवांग वगैरह था वो तंतु वाद्य यंत्र थे। आगे हम लोग देखते हैं सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो हम जानते हैं कि हजारीबाग में किया जाता है। शहर में लगने वाला मेला एक कौन सा मेला है? हजारीबाग, मतलब ये नरसिंह स्थान मेला। सूर्यकुंड मेला ये कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन से स्टार्ट होता है। मकर संक्रांति से लगभग 10 या 15 दिन तक ये मेला चलता है, ठीक है। 10 से 15 दिन तक चलता है। ये हजारीबाग में ही लगता है। सूर्यकुंड हम लोग को पता है इसका टेम्परेचर कितना है? 88 डिग्री, 88.5 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाए। और इसमें क्या होते हैं? चर्म रोग वगैरह से रिलेटेड लोग अगर नहाते हैं सूर्यकुंड में तो वो ठीक हो जाते हैं। सूर्यकुंड में कितने कुंड है? वहाँ 5 कुंड है, ठीक है। 5 कुंड में सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, राम है और ब्रह्म कुंड है। और एक जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो किनका है? सूर्य कुंड का टेम्परेचर्स है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस त्यौहार को निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रोहिणी। रोहिणी आता है तो लोग क्या करते हैं? बिहन वगैरह रोपने लगते हैं, धान वगैरह का बीज वगैरह बोने लगते हैं। तो उसी उद्देश्य में कौन सा बनाया जाता है? आपका रोहिणी बनाया जाता है, जो कैलेंडर वर्ष का प्रथम माना जाता है, ठीक है। और किसान उस दिन खेत वगैरह में क्या करते हैं? बीज को बोते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे। बंदा अगर जान रहे हैं पशुओं के टूसू पर्व जान रहे हैं। टूसू पर्व कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन। कुमारी लड़कियों द्वारा क्या रंगीन कागज़ के डोला वगैरह बना के सजा के कुछ जो नदी है उसमें प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन रहा था कि टूसू नाम की एक कन्या थी जिसे एक राजा उस क्षेत्र का जो राजा ठाकुर रहता था उसका गलत निगाह था उस पर, और वो उसे पाना चाहता था। लेकिन टूसू चाहती थी कि हम नहीं जाएंगे और उसके शिकार होने से अच्छा है हम क्या हो जाएंगे? नदी में कूदकर इन्होंने जान दे दिया। उसी के आद में टूसू पर्व मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संथाल मुंडारी हो, संथाल हो गया, मुंडारी हो गया, खड़िया मुंडा भाषा परिवार हैं। उरांव जो हो गया, कुड़ुक हो गया, कोरवा हो गया, पहाड़िया मालतो
का संबंध किस भाषा परिवार से? तो ये संथाल, मुंडारी, हो और खड़िया हो गया, ये मुंडा भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं। तो यही क्वेश्चंस पूछ दिया कि आपका उरांव जो है, जो कुडुख भाषा, कोरवा और पहाड़िया मालतो भाषा है, वो किस भाषा परिवार से है? तो आपके द्रविड़ भाषा परिवार से ये बिलोंग करते हैं। और मालतो जो भाषा हो गया पहाड़िया वाला, ये भी द्रविडियन, मतलब ये सारे भाषा जो उरांव, कोरवा और पहाड़िया है वो द्रविडियन भाषा परिवार से। बाकी संथाली, मुंडारी वगैरह जो है वो सब कौन सी भाषा है? अस्ट्रिक भाषा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। आगे आते हैं, मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? तो मुंडारी ग्रामर की बात किया जाए तो हम अगला प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि मुंडारी ग्रामर कौन लिखे थे। तो ये नॉटरेट द्वारा लिखा गया था। जेसी विटली में बहुत अच्छा ट्रिक भी बताए थे कि जेसी विटली को किसने लिखा? जेसी विटली द्वारा एक मुंडारी प्राइमर, मुंडारी प्राइमर, प्राइमर्स बुक लिखा गया था। ठीक है, प्राइमर बुक लिखा गया था किनके द्वारा? तो जेसी विटली। चूंकि प्राइमर लगाते तो वाइट कलर का रहता है, ठीक है, तो जेसी विटली प्राइमर लिखे थे। उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। उसके बाद है क्रांति साहित्य साधना करेंगे। क्रांति इतिहास में आपन नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम जो गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? अगर बात किया जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका ये देवघर जिला में हुआ था। कहाँ? सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म देवघर जिला में हुआ था। इनका एक बहुत अच्छा बुक है देशेर कथा। कौन सा? देशेर कथा, देशेर कथा तथा तिलकेर मुकदमा। याद रखेंगे, तिलकेर मुकदमा, तिलकेर मुकदमा। ये दोनों बुक फेमस थे। देशेर कथा को अंग्रेजों द्वारा बैन भी कर दिया गया था, ये बुक को, देशेर कथा को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भारत के एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थापित हैं। तो एकमात्र जगह ये है आपका बैजनाथ मंदिर, जो कहाँ है? आपका देवघर में स्थित है, देवघर में स्थित है। तो ये क्या है? ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ क्या है? शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग। 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ कहाँ है? बैजनाथ में। और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है? बैजनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग है, जिसमें कौन सा? मनोकामना लिंग स्थापित है। मनोकामना मीन, और यहाँ का खासियत है कि हर जगह 3 शूल रहता है, यहाँ 5 शूल स्थित है। और ये देवघर में स्थित है। सावन के दिन में सबसे बड़ा मेला लगता है, आयोजित किया जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन जो है वो झारखंड के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थापित है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की बात किया जाए तो ये बोकारो स्टील सिटी में स्थापित है, जो झारखंड का सबसे बड़ा क्या है? चिड़ियाघर है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसका बोला जाए तो उद्घाटन बोला जाए तो 1990 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन एम रामाकृष्णा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये उद्घाटन 90 में, लेकिन स्थापना बोला जाए जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान का तो 1980 के दशक में इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झारखंड में निम्न में से कौन सा मंदिर कल्हुआ पहाड़ी मीन्स कोलेश्वर पर्वत पर स्थित है? तो आपका बात कीजिएगा तो कोलेश्वरी मंदिर है। कोलेश्वरी मंदिर का बात किया जाए तो है कहाँ? चतरा में है, ठीक है। कोलेश्वरी मंदिर चतरा में। हाइट अगर इसका पूछा जाए तो हाइट कितना है? 1575 फीट है, ठीक है, 1575 फीट किसका? कोलेश्वरी मंदिर का हाइट है। आगे बात किया जाए तो कोलेश्वरी मंदिर फेमस है क्यों? चूंकि पारसनाथ का पद चिन्ह भी यहाँ पाया जाता है, पद चिन्ह पाया जाता है। साथ में यहाँ नौ जो है आपके जैन तीर्थकर, उसका मूर्ति भी प्राप्त होता है कोलेश्वरी पहाड़ से। और कोलेश्वरी पहाड़ का फेमस इसलिए भी है कि यहाँ तीनों धर्मों का संगम भी पाया गया है। आपका हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म, तीनों धर्मों का ये संगम भी पाया गया है। इसीलिए आपका बोला जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा? कल्हुआ पहाड़ी कोलेश्वरी पर्वत पर स्थित है, तो ये कोलेश्वरी मंदिर स्थित हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड ने जमीन से हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए एक योजना स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है? अल्पाइन योजना। अल्पाइन योजना, ठीक है। क्या हो जाएगा? अल्पाइन योजना। ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर
इससे क्या करेगी सरकार, जो जितने भी खाता प्लॉट नंबर्स होता है उसको किससे ऐड कर देगी, आपके आधार नंबर से। इससे पता चल जाएगा ये ज़मीन किसका है और उसे खोजने में दिक्कत ना हो। तो कौन सी योजना अपनाई है, अल्पाइन योजना। सेम इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट पेश की हुई थी 22-23 में, उसमें भी ये अल्पाइन योजना का जिक्र किया था, जिसमें क्या किया गया था, लोगों का जो खाता प्लॉट है उसको एक डिजिटलीकरण करने के लिए अल्पाइन योजना के तहत उसे जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोटो हो योजना जानते हैं, खेल से संबंधित है कि पंचायत स्तर पे क्या करना, खेल का मैदान का विकास करना। इसमें 10 करोड़ मानव दिवस वर्क जो श्रम है वो सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। ये खेल से संबंधित है। भूदान योजना और प्लास योजना नहीं, प्लास ब्रांड योजना है, ठीक है, प्लास ब्रांड योजना। इसके तहत क्या करती थी, जो सही ये आपकी सखी मंडल थी या ग्रामीण महिलाएं थी, उसके द्वारा जो भी चीज़ बनाया जाता था उसको मार्केट में वो तो चीज़ तो बना लेती थी लेकिन मार्केट में तो बेच नहीं पाती थी क्योंकि उसके पास ब्रांड नहीं था। तो सरकार ने ये घोषणा किया कि उस वो सामान को बनाए, सरकार उसे क्या देगी, ब्रांड देगी। कौन सी ब्रांड देगी, प्लास ब्रांड देगी। ये प्लास योजना से रिलेटेड है। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा क्या, अल्पाइन योजना के तहत क्या किया जाएगा, प्लॉटों को यूनिक आईडी नंबर से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह पारदर्शिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सही सही है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा और पूछा जाता है। तो जयपाल सिंह के नाम से पहला एक छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 22 विषयों पे क्या होगा, भेजा जाएगा किसको, एसटी छात्राओं को उस शिक्षा ग्रहण करने हेतु। ये सही है, ठीक है। पहले एसटी था लेकिन अब सारा चीज कर दिया। अगला अगला पॉइंट है इसका, योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। हाँ, ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड एकमात्र पहला राज्य है। हाँ बिल्कुल, तो सारे आंसर हो जाएंगे। लेकिन जो बजट अबर पेश किया गया आपका 22-23, उसमें ये कह दिया कि ये केवल एसटी के लिए नहीं, ये ओबीसी के लिए और एससी के लिए और माइनॉरिटी के लिए भी होगा, मान्य होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, शतावधी स्टेडियम कहाँ है। तो अगर ना समझ में आए कोई स्टेडियम जो जानते हैं वो तो पता है, तो नहीं जानते तो वो रांची में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो रांची आंसर हो जाएगा। शतावधी स्टेडियम कहाँ है, रांची में। रांची में और सारे स्टेडियम है, JSCA स्टेडियम जो फेमस है, 2013 में स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो सैयद अहमद द्वारा, जो राज्यपाल थे उस टाइम, उसके द्वारा किया गया था। पहला मैच किसके पास द्वारा हुआ था, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहला मैच हुआ था। कब हुआ था, तो 19 जनवरी 2013 ईस्वी को हुआ था और उद्घाटन जनवरी 2013 में किया गया था। आगे ये हो गया शतावधी स्टेडियम की बात आ जाए तो किनन स्टेडियम पूछा था। किनन स्टेडियम कहाँ है, तो आपका कहाँ है, जमशेदपुर में है, जिसे टेम्पल ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। टेम्पल ग्राउंड के गोल्फ स्टेडियम बोला जाए तो कहाँ, रांची में गोल्फ स्टेडियम है। और एक आपका नहीं, गोल्फ स्टेडियम बोला जाए तो धनबाद में, चूंकि बहुत फेमस है गोल्फ स्टेडियम। यहाँ JMM का स्थापना किया गया था गोल्फ स्टेडियम में ही 4 फरवरी 1973 ईस्वी को गोल्फ स्टेडियम में स्थापना किया गया था। और बाकी दूसरी जगह तो स्टेडियम नहीं है। स्टेट में आगे आते हैं, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो बोला जाए तो झारखंड के, ठीक है, और झारखंड ना दे तो छोटा नागपुर का दे तो ये बुद्धू भगत होगा, ठीक है। बुद्धू भगत द्वारा जो कोल विद्रोह में क्या किए थे, सिल्ली से नेतृत्व प्रदान किए थे। इनका जन्म बोला जाए तो 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। कितना, कब, 17 फरवरी 1792 को बुद्धू भगत का। लेकिन देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था वो 14 फरवरी के दिन हुआ था। 14 फरवरी 1832 को जब कोल विद्रोह हुआ था। कब, 1831-32, तो 31-32 के दौरान 32 में ही इनका मृत्यु हो जाता है। 14 फरवरी 1832 को किसके नेतृत्व में, तो सर इम्पे के नेतृत्व में, अंग्रेज अधिकारी थे उसी के नेतृत्व में कार्रवाई की जाती है और बुद्धू भगत हैं जो मर जाते हैं। और इनको पकड़ने के लिए कितना का इनाम रखा गया था, तो 1000 रुपये का इनाम रखा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटा नागपुर का एकमात्र जिसे पकड़ने के लिए 1000 रुपये का रखा गया था इनाम, तो बुद्धू भगत हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न में से किस नेता ने, निम्न में से, बड़ा क्वेश्चन देखकर डरना नहीं, निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या नहीं करने और अज्ञोपवती धारण करने और अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने
और घर बेगारी समाप्त, जो बैठ बेगारी था उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के आदेश को ना मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने के लिए किसने आह्वान किया था? तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जतरा भगत के बारे में पढ़े, जिन्होंने किस आंदोलन का स्टार्ट किया था? टाना भगत आंदोलन को स्टार्ट किया था। रहने वाले कहाँ के थे? इनका जन्म पहले 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को कहाँ होता है? बिशुनपुर गुमला में जन्म होता है इनका। चिंगरा नावाटोली में जन्म होता है 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी। ये देखे कि सब आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, और मतलब क्यों समाप्त किया जाता था? तो इसे एक एक थॉट पता चला कि आंदोलन को अंग्रेज इसीलिए दबाते हैं चूंकि वो क्या हो जाता है, हिंसनात्मक हो जाता है। तो ये अहिंसा पे बल दिए और अहिंसक आंदोलन को स्टार्ट किए, और टाना भगत आंदोलन उस तरह से आगे बढ़ा। और आगे जाके ये टाना भगत आंदोलन जतरा भगत 1914 ईस्वी में इनको स्टार्ट करते हैं। और जतरा भगत को खुद कब 1916 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जेल ले जाया जाता है। उसके बाद 1917 ईस्वी में इसे छोड़ दिया जाता है, और 17 में जब छोड़ा जाता है तो 2 महीना के बीच ही इनकी मृत्यु हो जाती है। किसका? जतरा भगत का। और ये नेतृत्व विहीन आंदोलन हो जाता है। उसके बाद द्विमनिया वगैरह करके महिला वगैरह भी जुड़ती है इसमें, लेकिन फाइनली ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला जाता है। इस तरह से जतरा भगत का आंदोलन, जो टाना भगत आंदोलन था, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तन हो जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठेवले उरांव जानते हैं, किसान सभा से संबंधित इनका। ठेवले उरांव का संबंध कौन सा कथन असत्य है वो छाटना। ये प्रसिद्ध क्या थे? सरना आदिवासी नेता थे। ठीक है, आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया था। हाँ, इनका योगदान था, अग्रणीय भूमिका था। स्थापना छोटा नागपुर उन्नति समाज का बोला जाए तो अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे जुयल लकड़ा जी थे। ठीक है, जूलियस लकड़ा। साथ में ये थे आपका ठेवले उरांव, पोल दयाल, बंदी उरांव। 4 व्यक्ति ने छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किए थे, और इनके द्वारा एक 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका भी जारी किया गया था। अगला है 1930 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया गया था। कौन सभा का? किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इसके अध्यक्ष यही थे, ठेवले उरांव जी, और संस्थापक भी ठेवले उरांव को माना जाता है। पोल दयाल इनके सचिव थे किसान सभा का। और इन्हें राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया? तो नहीं, इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा नहीं बल्कि विरोध किया। और साथ में कार्तिक उरांव जी जो थे वो भी ईसाईकरण का झारखंड में विरोध किए। और इस तरह से अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या था? तो अगर बजट बोला जाए तो कब पेश किया गया? तो 3/3/2022 को बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? तो रामेश्वर उरांव जी के द्वारा ये पेश किया गया, जो क्या है, अभी वित्त मंत्री हैं। रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री हैं, आईएएस भी रह चुके हैं, आईपीएस भी रह चुके हैं। और बात किया जाए तो ये बजट कितने का था? तो 101 करोड़ रुपये का बजट था, जो पहली बार 1 लाख से ज़्यादा का बजट पेश किया गया था। कितना? 101 करोड़ रुपये का बजट था। सबसे ज़्यादा पैसा अगर बोला जाए तो सामाजिक विकास में लगाया गया था। अब हम लोग आते हैं जो इसका थीम था। ठीक है, तो थीम क्या था? तो विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र। आधार था लोकतंत्र, लेकिन मूल्य मंत्र क्या था? विकास मूल मंत्र था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसका थीम क्या था? विकास मूल मंत्र था, और आधार क्या था? लोकतंत्र। आगे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अतुल गेरा को। चूंकि इन्होंने जो युवा समाज सेवी अतुलनीय रक्तदान ये 15 साल से रक्तदान कर रहे थे, जिसके कारण इसे कौन सा अवार्ड? झारखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया अतुल गेरा को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। शिबू सोरेन किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो हम लोग जानते हैं पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने। जब अर्जुन मुंडा जी हटे उसके बाद ये जो बने वो कितने दिनों के लिए बने? 10 दिनों के लिए। कब से कब? 2 मार्च से 12 मार्च
2005 में ये शिबू सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री के पद के लिए चयनित हुए। और बोला जाए तो अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन दो ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड में तीन तीन बार क्या रहे, मुख्यमंत्री पद संभाले हैं। और हेमंत सोरेन का बात किया जाए तो इनका मुख्यमंत्री का पद दूसरा मुख्यमंत्री का पद है। एक बार 2013 में मुख्यमंत्री के पद में कौन थे, हेमंत सोरेन जी थे। आगे हम लोग बात करते हैं और किस पार्टी से थे, शिबू सोरेन तो जेएमएम पार्टी के संस्थापक थे, पता है। स्थापना 4 फरवरी 1973 ईस्वी को कहाँ, धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। आगे आते हैं झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान जो स्पीकर हैं वो कौन है। अगर बात किया जाए तो पहला स्पीकर कौन थे, तो इंदर सिंह रामधारी थे। पहला स्पीकर कौन थे, इंदर सिंह रामधारी। कितने बार रहे थे, 3 बार विधानसभा का अध्यक्ष रहे थे। और अभी जो है वो कौन है, रविंद्रनाथ महतो जी। रविंद्रनाथ महतो जी कहाँ के, जामताड़ा के नाला विधानसभा से ये क्या हैं, विधायक रहे हैं। और ये अभी क्या संभाले हुए हैं, आपका स्पीकर का पद संभाले हुए हैं। और इस तरह से हम लोग सफलतापूर्वक कितना क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, 40 क्वेश्चंस, और बहुत एक्सप्लेनेशंस के साथ खत्म कर चुके हैं। आगे और एक्सप्लेनेशंस मिलेगा। बस थैंक यू, बस आज इतना ही रखते हैं। और जो भी दोस्त वगैरह है उसमें शेयर करें।